हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12th के इकोनॉमिक्स अध्याय 1 इकोनॉमिक्स का परिचय, इसमें आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उसके बाद अर्थशास्त्र किन किन शब्दों से मिलकर बना है, अर्थशास्त्र का जनक कौन है, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, उसे भी हम अर्थशास्त्र कहते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र जो है वो हमारा सामाजिक विज्ञान की शाखा है। जैसे कि हम लोग सामाजिक विज्ञान में हम लोग देखते हैं कि हम लोग सामाजिक विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं कि वो हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब किस में आता है, पॉलिटिकल, सामाजिक विज्ञान में आता है। वैसे ही हमारा इकोनॉमिक्स भी जो है वो हमारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें अब इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि वस्तु और जो सेवाएं होता है उसका उत्पादन किया जाता है, वितरण किया जाता है और विनिमय किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बोला जाए तो देखिए, एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि कितना हम लोगों को वस्तु का उत्पादन करना है, कितना हम लोग वस्तु का उत्पादन करेंगे, कितना लोग उसको उपभोग करेंगे। अब ज़्यादा वस्तु का अगर हम उत्पादन कर लें तो फिर उस वस्तु का मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अगर वस्तु ज़्यादा हो जाएगा तो मांग कम हो जाएगा, और अगर वस्तु हमारा कम रहेगा तो मांग क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। तो यही चीज़ हम लोग इकोनॉमिक्स में देखते हैं कि कितना वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उसका वितरण करना है, कितना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहने का मतलब कितना उसको विनिमय करना है, और लोग कितना उसको उपभोग करते हैं, ये हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और इसका और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आप लोगों को बता देते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो बहुत ही कम है। फॉर एग्जांपल कोयला, पेट्रोल, सोना, चांदी, ये सब क्या है, बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, और उसी को हम लोगों को क्या करना है, उपभोग करना है। और हम किस तरह से उपभोग करेंगे जिससे आने वाले पीढ़ी वो लोग भी यूज कर सके। अब सारा यूज अगर हम ही लोग के जनरेशन का यूज करके ख़त्म कर दे तो आने वाला जनरेशन क्या हो जाएगा, उस चीज़ों से वंचित रहेगा। तो हमें उनका किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से उसको उपभोग करना है, ये हमको इकोनॉमिक्स बताता है। अब हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है ना, संस्कृत शब्द से बना हुआ है, और संस्कृत शब्द के दो शब्दों से मिलके बना हुआ है हमारा इकोनॉमिक्स। कौन कौन, तो एक होता है अर्थ, दूसरा होता है हमारा शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है हमारा धन, और शास्त्र का मतलब होता है हमारा अध्ययन। तो हम लोग इकोनॉमिक्स हमारा क्या है, धन का अध्ययन है। इसमें हमारे पास जो धन है उसका किस तरह से हम उपयोग करेंगे, ये हमें बताता है इकोनॉमिक्स। अब हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र का जनक। तो अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो अर्थशास्त्र का जनक जो माना जाता है एडम स्मिथ को माना जाता है, और इनका जो जन्म हुआ था वो 5 जून 1723 ईस्वी को हुआ था, और इनका जो मृत्यु हुआ वो 17 जुलाई 1790 को हुआ। अब हम लोग देखते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का उपयोग से। देखो, आर्थिक क्रिया हम उन्हें कहेंगे जो हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उसको संतुष्टि मिल सके, और वो भी किस में, सीमित साधनों में। जैसे कि आप मान लीजिए ये पेन है, ये पेन हमारे लिए क्या है, आवश्यकता है। अब ये पेन अगर हमें संतुष्टि नहीं मिल देती है तो क्या ये पेन को हम यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे। तो हमारी कैसी है आवश्यकताएं, जो संतुष्ट हो उन्हीं चीज़ों को हम परचेज करते हैं, खरीदते हैं, उन्हीं वस्तुओं को खरीदने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। लेकिन अब देखो, साधन क्या है, हमारे पास सीमित है।
अब मान लीजिए कि यही पेन का दाम अगर मान लीजिए 100 रुपया रहेगा, तो क्या हम लोग परचेज कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारे पास साधन क्या है, सीमित है। तो इस यही चीज़ बोला गया है कि हमारे पास जो सीमित साधन है उसका उपयोग हम कैसे करें। और दूसरे शब्दों में एक परिभाषा और दिया जा सकता है जो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, वे सभी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है उसको आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट कॉमर्स के होंगे, तो कॉमर्स के बीएसटी में ये परिभाषा आर्थिक क्रिया का दिया हुआ है कि आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है। अब देखिए हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं, अब एक शिक्षक है, वो विद्यालय में आके पढ़ा रहे हैं, तो उनको क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, तो वो उनके लिए क्या हो गया, आर्थिक क्रियाएं होगी। लेकिन वही टीचर्स अपने घर में जाके अपने बच्चों को या अपने फैमिली के किसी भी मेंबर्स को पढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या उनको पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, उनका अनार्थिक क्रिया हो गया। अब देखिए ये जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इसके संदर्भ में नॉर्वे के एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था रैगनर फ्रिश। ये रैगनर फ्रिश है ना, ये इन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटे थे। तो ये जो रैगनर फ्रिश है, आप ये नाम याद कर लीजिएगा, ये नॉर्वे के रहने वाले थे और इन्होंने ही आर्थिक क्रिया को 2 भागों में बांटे हैं। पहला आर्थिक क्रिया हम लोग मानते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को, और दूसरा हमारा जो आर्थिक क्रिया है वो होता है समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब देखिए ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स तो कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन ये किस भाषा से लिया गया है, तो ये ग्रीक भाषा शब्द से लिया गया है। अब ग्रीक भाषा में माइक्रोज से लिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है छोटा होता है। नेक्स्ट आता है समष्टि। समष्टि को अंग्रेजी में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब माइक्रो जो है ये भी ग्रीक भाषा से लिया गया है और इसका मतलब ग्रीक भाषा में माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रोज। माइक्रोज से लिया गया है और इसका अर्थ क्या है, विशाल। अब हम लोग आगे देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। एक वस्तु, अब एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एक वस्तु, एक फर्म, एक व्यक्ति, एक वस्तु का मूल्य, इसका अध्ययन करते हैं। अब एग्जाम्पल में अगर बोला जाए कि एक व्यक्ति कितना कमा रहा है महीने में, तो इसका अध्ययन हम लोग किस में कर रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कर रहे हैं। एक फर्म कितना किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है, इसका अध्ययन कहाँ होगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में होगा। एक उद्योगों के अंदर में कितने मजदूर काम कर रहे हैं, इसका अध्ययन हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में करेंगे। एक वस्तु का मूल्य कितना होगा, यानी एक पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, एक बैग ले लीजिए, ये एक वस्तु है, उसका मूल्य कितना है, उसका अगर अध्ययन का बात किया जाए तो ये हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बड़ी इकाई जैसे कुल राष्ट्रीय आय, कुल व्यय, कुल बचत, कुल विनियोग इत्यादि का अध्ययन करते हैं हम लोग, किसमें, तो ये हम लोग करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। अब देखिए यहाँ पे एक फर्म के अंदर में हम लोग व्यष्टि में क्या पढ़े, एक फर्म के अंदर में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना उत्पादन कर रहा है। लेकिन समष्टि में हम लोग एक फर्म का बात नहीं करेंगे, समष्टि में हम पूरे देश में जितने भी उद्योग हैं उसके बारे में हम लोग इसमें बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि पूरे भारत देश में जो लोग कमा रहे हैं उसका राष्ट्रीय इनकम कितना है, नेशनल इनकम कितना है, कुल व्यय कितना है, वो लोग कमा रहे हैं, राष्ट्रीय आय हमारा बढ़ रहा है, हमारा बहुत से लोग बहुत से पैसे कमा रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 15,000 कमा रहा है तो वो कितना खर्च कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है उसके बारे में देखेंगे, कुल बचत कितना वो लोग कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग
समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में समझ जाइए कि पूरे भारत में लोगों का इनकम कितना है, फिर लोग कितना खर्च कर रहे हैं, कितना बचत कर रहे हैं, इनका अगर अध्ययन का बात किया जाए तो ये हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। अब नेक्स्ट आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का बारे में हम लोग देखेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि माइक्रो होता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, तो देखिए माइक्रो का अर्थ होता है छोटा, जबकि हम लोग समष्टि का बात किया जाए तो समष्टि में समष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैक्रो बोलते हैं। और मैक्रो का मतलब क्या होता है, तो बड़ा होता है। नेक्स्ट देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करते हैं कि सूक्ष्म, लघु तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। मतलब छोटे छोटे चीज़ों का अध्ययन करते हैं, छोटा छोटा समूह का, छोटा छोटा उद्योगों का, फिर एक इंडिविजुअल व्यक्ति का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, व्यष्टि में करते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करते हैं, दीर्घ व विशाल इकाइयों का अध्ययन करते हैं। यानी पूरे भारत में जितने भी उद्योग है उसका आय कितना है, कितना वो लोग बचत कर रहे हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग एक व्यक्ति का समस्याओं का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग समूह में जो समस्याएं हो रहा है उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र होता है वो सीमित क्षेत्र होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग कीमत सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को रोजगार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग मांग और पूर्ति का अध्ययन करते हैं। मांग कितना है, पूर्ति कितना है, इसका व्याख्या व्यष्टि अर्थशास्त्र करता है। जैसे कि एक व्यक्ति का आय कितना है, एक व्यक्ति का फॉर्म में कितने लोगों का रोजगार है, एक व्यक्ति कितना बचत कर रहा है, इसका अध्ययन हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। जबकि हमारा समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र मांग कितना है, समग्र पूर्ति कितना है, सामूहिक मांग कितना है, राष्ट्रीय आय कितना है, राष्ट्रीय बचत हम कितना कर रहे हैं, भारत देश में बेरोजगारी कितना है। क्योंकि हम एक देश का बात कर रहे हैं तो अच्छा एग्जाम्पल यही होगा कि हम भारत देश का ही लें तो हमारे देश में कितने बेरोजगारी है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।